के बारे में, होल्डिंग कंपनी के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। होल्डिंग कंपनी होता क्या है? होल्डिंग कंपनी कॉर्पोरेट अकाउंट का एक बहुत ही टेक्निकल चैप्टर है। टेक्निकल कहने का मतलब हो गया कि आपको ये चैप्टर बनाना तो वही है बैलेंस शीट, और यहां पर जो बैलेंस शीट बनता है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट का मतलब हो गया, पहले होल्डिंग कंपनी का मतलब हम समझ लेते हैं, तब जाकर कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट का मतलब हम समझते हैं। होल्डिंग कंपनी का मतलब यह होता है, होल्डिंग कंपनी इज वन कंपनी, होल्डिंग कंपनी इज वन कंपनी which controls another company, which control another company, जिस कंपनी को हम लोग सब्सिडियरी कंपनी कहते हैं, which controls another company by acquiring या by acquiring more than 50% of by acquiring more than 50% of voting power, more than 50% of voting power, या फिर आप कह सकते हो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही परचेज कर लिया, मतलब मेजॉरिटी शेयर्स को परचेज कर लिया। अगर एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर परचेज कर लिया तो वो उस कंपनी को कंट्रोल करने का सारा हक अब इस होल्डिंग कंपनी को हो जाएगा। होल्डर का मतलब तुम लोग समझते होंगे, जो बल्ब में, जिसमें बल्ब जलता है, वो होल्डर में जब तक बल्ब लगे नहीं तब तक वो कंपनी अपना मतलब कुछ कर नहीं सकता। मतलब ये हो गया कि अगर हम आपके कंपनी में 50%, 75%, 50% से ज्यादा 75%, 80% या फिर 60% शेयर परचेज कर लिए हैं तो आपके कंपनी को कंट्रोल करने का सारा अधिकार मेरा है, मतलब आपका एसेट्स भी मेरा ही है, हम उसको अपने बैंक में दिखा सकते हैं। अगर आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम अपने लायबिलिटी में दिखाए हैं तो आपके सारे एसेट्स और आपके सारे लायबिलिटीज भी हमारे होंगे, सारे मतलब इंटरनल को छोड़कर। रिजर्व एंड सरप्लस एंड शेयर कैपिटल का तो आप बंटवारा कर ही ली हो। तो यहां पर होल्डिंग कंपनी का मतलब यही है, जब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को कैप्चर कर लेता है, जब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी पे अपना अधिकार जताता है, ठीक वैसे ही जैसे रिया सुशांत सिंह पे अपना अधिकार जता रही थी, वो उसके सारे एसेट्स को कंट्रोल कर रही थी, उसके नौकरों को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन वो कोई पेमेंट नहीं की थी, वो कोई दूसरा परचेज कंसिडरेशन था उसके शेयर्स को परचेज करने का, और वो काला जादू की थी, कुछ ऐसा सुनने में आया न्यूज में। लेकिन होल्डिंग कंपनी में आपको कुछ काला जादू नहीं करना है। होल्डिंग कंपनी में आपको किसी कंपनी को कंट्रोल करने का अधिकार तभी मिलेगा जब आप उसके 50% से ज्यादा के वोटिंग राइट्स को परचेज कर लेते हो, यही आपका होल्डिंग कंपनी होगा। जब हम किसी कंपनी के 50% से ज्यादा वोटिंग राइट्स को परचेज कर लेते हैं तो आपके कंपनी पर मेरा अधिकार हो जाएगा, आपका बैंक बैलेंस भी मेरा ही होगा, हम भी खर्च कर सकते हैं। लेकिन एक चीज, हमको आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट, क्योंकि आपके कंपनी में मेजर पार्ट्स मेरा है तो आपका जो शेयर होगा वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहलाएगा, वो हम अपने लायबिलिटी साइड में शो करेंगे कि हम आपको इतना माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिखाने हैं। तो आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है वो हम शो करेंगे अपने लायबिलिटी साइड में, तब जाकर आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जो हम बिजनेस परचेज किए उसका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कुछ शो करेंगे, और उसके बाद आपका जितने भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं सबको जोड़ देंगे, जितने भी ये एसेट्स हैं सबको ऐड कर देंगे और हमारा एक कंबाइंड बैलेंस शीट बन जाएगा। और इसी कंबाइंड बैलेंस शीट को हम लोग कहते हैं कंसोलिडेटेड
बैलेंस शीट। थोड़ा सा चैप्टर में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हमको बनाना कैसे है वो सीखने के पहले हम लोग थोड़ा सा इसके नेचर समझ लेते हैं कि किस किस तरह के सम्स हो सकते हैं और किस किस तरह के सम्स आपके एग्जाम्स में आते हैं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, जिसको हम लोग कंबाइंड बैलेंस शीट बोल सकते हैं साधारण बोलचाल की भाषा में कंबाइंड बैलेंस शीट, और कॉर्पोरेट के भाषा में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बोला जा सकता है। देखिए सम्स कैसे हो सकता है आपके पास। पहला नंबर अगर हम बात करते हैं कि इस तरह से सम्स हो सकता है, तो अगर ये क्या है, हम बात कर रहे हैं कि आपके शेयर्स के 50% से ज्यादा का परचेज करना, हमारा होल्डिंग कंपनी बनना तय हो जाता है और आपका कंपनी हमारा कीप कंपनी हो जाता है, हमारा सब्सिडियरी कंपनी हो जाता है और उसके साथ हम अपना बैलेंस शीट बना सकते हैं। सम्स के जो नेचर होंगे ये क्या क्या हो सकता है। एक तो जब आप शेयर एक्वायर किए, शेयर खरीदे, ये हिंदी में लिख दिया, शेयर खरीदे एक्वायर किए ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, इस तरह का सम्स का नेचर हो सकता है। शेयर खरीदे उसी डेट में जिस डेट आपका बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट जो डेट दिया हुआ है उसी दिन पे आप शेयर परचेज किए हो। मतलब हुआ, कहने का आप एग्जांपल समझ लीजिए कि अगर बैलेंस शीट का जो डेट है वो है 31 मार्च 2019 और आपने शेयर परचेज किया, शेयर बॉट किया है, वो है शेयर अक्वायर्ड किया है, वो है 31 मार्च 2019। एक ऐसा केस हो सकता है कि जिस दिन आपका बैलेंस शीट क्लोज हो रहा है उसी दिन जाकर हम आपके शेयर में कंपनी परचेज किए हैं और उस दिन हम 60% से ज्यादा शेयर परचेज कर लिए हैं। आपके पास 10,000 शेयर है, हम 7,000 शेयर परचेज कर लिए, हमारा मेजोरिटी हो गया, आपका माइनॉरिटी हो गया। आपके ही कंपनी में आपका उतना ही रहा जितना आपके पास शेयर था और आपके कंपनी में बना बनाया कंपनी का 70% शेयर हम परचेज कर लिए, तो 70% का अधिकार मेरे पास हो गया और आपका जो अधिकार है उसको हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहते हैं। यही कहानी है। पहला केस ये समझ लीजिए, जिस दिन आपका बैलेंस शीट का डेट है उसी दिन शेयर एक्वायर्ड किए। ऐसा इजी, बहुत इजी चीज होता है, इसमें कुछ नहीं है, बैठकर बंटवारा कर लीजिए, आपका कुछ रिजर्व आपका हुआ, आपका कुछ पीएल आपका हुआ और वो बैठ के बंटवारा होता है। रियलिटी में ऐसे सम्स आते ही नहीं। सम्स कैसे आते हैं, तो वो इधर वाला पार्ट है ना, वो है शेयर खरीदे before the date of balance sheet, before the date of balance sheet कहने का मतलब हो गया earlier to the date of balance sheet, earlier to the date of balance sheet, earlier to the date of balance sheet अगर हम परचेज करते हैं तो बैलेंस शीट के डेट के पहले अगर आप शेयर को परचेज करते हो तो इस तरह के जो सम्स होंगे अर्लियर टू द डेट ऑफ बैलेंस शीट, कहने का मतलब हो गया कि यहां पर आप देख लीजिए कि 31 मार्च 2019 को बैलेंस शीट का डेट है और आपने शेयर परचेज किया है 1/4/18 को। पहले केस में, ये है केस 1, 1/4/18 को आपने शेयर परचेज किया है उस कंपनी में 1/4/18 को। अगर आपने बुक क्लोज करना है, बैलेंस शीट का डेट है 31 मार्च 19 और आपने शेयर परचेज किया है 1/4/18 को, ये है डेट ऑफ शेयर परचेज, डेट ऑफ शेयर परचेज। उस कंपनी में आपने 50% से ज्यादा शेयर परचेज किया है, वो डेट ऑफ शेयर परचेज पहला केस है 1/4/18 को। ठीक 12 महीना के अंतराल पे, ठीक 12 महीना का डिस्टेंस पर आपने 12 महीना पहले उसके शेयर को परचेज किया, 12 महीना पहले।
तो पहला वाला केस ये हो गया। इस तरह के सम्स अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आपने शेयर परचेज किया है, बैलेंस शीट के एकदम बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आपने शेयर परचेज किया है, तो इस तरह का सम्स जो कहा जाएगा विदाउट मिड ईयर, मतलब हुआ बिगिनिंग ऑफ द ईयर में। इसको आप लोग लिख सकते हो, अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर में परचेज किया है तो मिड ईयर में ये परचेज होगा विदाउट मिड ईयर, मतलब इस तरह के सम्स का नाम होगा विदाउट मिड ईयर। बीच में कोई ब्रेक नहीं लगता, साल भर का सीधा सीधा हिसाब होता है। लेकिन अगर यही अर्लियर टू द डेट ऑफ बैलेंस शीट परचेज हो जाता है 1/7/2018 या फिर 1/10/2018 या फिर 1/12/2019, ये 3 डेट मैंने दे दिया, किसी भी दिन को परचेज आप शेयर करते हो तो ये भी अर्लियर टू द डेट ऑफ बैलेंस शीट होता है। और अर्लियर टू द डेट ऑफ बैलेंस शीट होने के कारण, अर्लियर टू द डेट ऑफ बैलेंस शीट होने के कारण 1/18 हो गया, 1/19 दो। तो किसी भी तरह से हम लोग यहाँ पे शेयर परचेज किए हैं बिफोर द डेट ऑफ बैलेंस शीट, तो बिफोर द डेट ऑफ बैलेंस शीट में ये ऐसे सम्स जो होते हैं जिसमें मिड ईयर आ जाता है, बीच में एक पड़ाव आ जाता है और आधा आधा का बंटवारा करना होता है, रिजर्व एंड सरप्लस में, प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट वगैरह में, बैलेंस शीट में हम लोगों को थोड़ा सा बंटवारा करना होता है, तो ऐसे सम को कहते हैं विथ मिड ईयर। बस ये 2 तरह के सम्स आपके पास होंगे। पहला नंबर क्या मैंने बताया, जिस दिन आपका बैलेंस शीट हो उसी दिन आपने शेयर परचेज किया, झमेला नहीं, सीधा साधा हिसाब, नो पोस्ट एक्विजिशन, नो प्री एक्विजिशन, जो बैलेंस शीट में है वो बंटवारा होगा। ऐसे तरह के इमेजिन हम लोग नहीं कर सकते, सम्स कभी भी आएंगे, सम्स आपके ऐसे आएंगे। शेयर आपने परचेज किया है कौन से डेट में, शेयर आपने परचेज किया है बैलेंस शीट के पहले, बैलेंस शीट का आप 1 साल पहले भी परचेज कर सकते हो और ड्यूरिंग द कंटिन्यूअस पीरियड में भी आप मिड ऑफ द ईयर में भी आप परचेज कर सकते हो। तो अभी हम लोग जो सीखेंगे वो हम लोग सीखेंगे विदाउट मिड ईयर वाला सम, मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आपने शेयर परचेज किया है तो उसका क्या हम लोग करेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, मतलब आपका बैलेंस शीट डेट हो रहा है 31 मार्च 2019 और आपने शेयर परचेज किया 1 अप्रैल 2018, या फिर आपका बैलेंस शीट डेट हो रहा है 31 दिसंबर 2018 और आपने शेयर परचेज किया 1 जनवरी 2018। ऐसे तरह के सम्स को हम लोग कहेंगे विदाउट मिड ईयर। ये तो हो गया हमारा नेचर ऑफ द सम, किस तरह के सम्स हम लोग करेंगे। दूसरा चीज, होल्डिंग कंपनी हम लोग किस तरह से करेंगे, क्या क्या चीज उसमें होता है, वो होल्डिंग कंपनी करने के पहले हम लोग थोड़ा सा समझ जाएं कि होल्डिंग कंपनी में हमें करना क्या होगा। होल्डिंग कंपनी के सामने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है, ये तो तय है, लेकिन उसके पहले आपको बहुत माथापच्ची करना है, आपको बहुत आगे पीछे के कुछ कैलकुलेशंस करने हैं। तो इसमें पहला कैलकुलेशन हम लोग दिखाएंगे स्टेटमेंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसका अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में अब बात कर लेते हैं। तो इसमें पहला जो चीज हो जाता है वो होगा स्टेटमेंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी मतलब समझ गए, जो हमारा सब्सिडियरी कंपनी है उसका उसके कंपनी में कितना हिस्सा है ये निकालने का जो स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहते हैं। मतलब हुआ जिस कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर हमने परचेज कर लिया है उस कंपनी में उसका क्या रहा, मेरा तो उसके कंपनी का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा हो गया है लेकिन उसका तो ये भी एक हिस्सा है, भले वो माइनर है, 20% शेयर उसके पास है लेकिन 20% का तो हिस्सेदारी है उसका। वही निकालने का जो स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहते हैं। दूसरा हम लोगों को बनाना होता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, उसका जो शेयर हम परचेज किए हैं, उसका जो कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट किए हैं, इस इन्वेस्टमेंट करने का क्या कीमत चुकाना पड़ा है, क्या कीमत लगा है। और आप ज्यादा पेड किए हो तो आपका गुडविल हो जाता है, कम पेड किए हो तो आपका कैपिटल रिजर्व हो जाता है। और यही चीज होता है क्या, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जिसमें हम लोग गुडविल या कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन करते हैं। अगर आपने उनके औकात से ज्यादा पेमेंट कर दिया उनके शेयर परचेज करने में तो आपका गुडविल आएगा, और अगर आपने औकात से कम पेमेंट कर दिया तो आपका कैपिटल रिजर्व आएगा और ये बैलेंस शीट का पार्ट होगा।
नंबर थर्ड, स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड पीएल। जब आप बैलेंस शीट कंसोलिडेट कर रहे हो तो आपको पीएल का भी कुछ पोर्शन कंसोलिडेट करना पड़ेगा, तो स्टेटमेंट ऑफ कंबाइंड पीएल बोल सकते हो इसको, और कॉर्पोरेशन के लैंग्वेज में इसको हम लोग कहते हैं कंसोलिडेटेड पीएल। ये तीन चीज बनाने के बाद आपके पास वो सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाते हैं कि आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना पाओ। तो सबसे पहला काम हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग किस तरह से माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन के लिए हमको सबसे पहले माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पहले हम लोग उसमें हिस्सेदारी, हमारा मतलब होल्डिंग कंपनी का और हमारे सब्सिडियरी कंपनी का हिस्सेदारी पहले बांटना होगा। इसके लिए हम एक सम पकड़े हैं, और एक सम जो है वो जिसमें विदाउट मीडियर वाला सम है, ये सम्स आपको भेजा गया है, और ये सम बहुत ही पुराना है, 1993 में आया हुआ सम्स है, लेकिन अभी हम लोग के पास बहुत कम समय है, तो हम लोग ऐसे ऐसे सम को सेलेक्ट करेंगे जिससे हम पूरा चैप्टर कवर कर पाए। तो इसमें पहला चैप्टर है 1993 का एक सम, जिसको मैंने बोला था आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये है 1993 का सम, कहीं से भी खोज लीजिए, कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम 1993 में आया हुआ ये सम है, और ये बैलेंस शीट है एच लिमिटेड एंड इसके सब्सिडियरी कंपनी एच लिमिटेड का। शेयर कैपिटल 10 ईच करके है, 2 लाख है एच लिमिटेड में और 75,000 है एच लिमिटेड में। रिजर्व एंड सरप्लस है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है, और इसके बाद फिक्स्ड एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स है, इन्वेंटरीज है, ट्रेड रिसीवेबल है, बहुत सारे एसेट्स लायबिलिटीज है, नीचे कुछ इंफॉर्मेशन है। और बैलेंस शीट का जो क्लोजिंग डेट है वो 31 मार्च 2015 का हो रहा है, और शेयर अक्वायर्ड का जो डेट है वो 1/4/2014 का हो रहा है। जिस दिन शेयर अक्वायर्ड किया था उस दिन इसके पास जनरल रिजर्व और पीएल में कुछ बैलेंसेस थे 33,400। सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000 included और 12,000 payable as limited for credit purchase on which the ledger company made a profit of 3,000 in 2014-15। ये आपका है, यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट है, और प्रपोज्ड डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड का भी एक कहानी है इसमें, और स्टॉक जो है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के लिए स्टॉक यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसा समय 1993 का सम है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, क्वेश्चन आपके फ्रंट में जरूर होना चाहिए ये समझ में आने के लिए। तो क्वेश्चंस आप बिना देखे ये आंसर सॉल्व नहीं कर सकते, ये सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम लोग कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सबसे पहले करेंगे। बीच में बात पूरे सबको होने दीजिए, उसके बाद ऐसे में मेरा भी वीडियो कर देती। अच्छा वीडियो रिकॉर्ड हो सकता है। स्टेटमेंट शोइंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम लोग सबसे पहले करेंगे। इस क्वेश्चन का जो आया हुआ है CU बीकॉम 1993 के ऑनर्स पेपर में, ये सब है विदाउट मीडियर। कहने का मतलब हो गया, विदाउट मीडियर का मतलब हो गया बैलेंस शीट का डेट से ठीक साल भर पहले उसने शेयर परचेज किया है। सबसे पहले हम लोग शेयर कैलकुलेट कर लेंगे कि एच लिमिटेड का एस लिमिटेड में कितना शेयर का इन्वेस्टमेंट है। ये देखने के लिए हम लोग एसेट साइड शो करेंगे, और एसेट साइड में यहां पर लिखा हुआ है कि एसेट साइड में 5,000 शेयर्स उसने इन्वेस्ट करके रखा है। अब देखते हैं कि यहाँ पर सब्सिडियरी कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 75,000 है 10 ईच करके, तो वहां पर 7,500 है। अब बताइए आपके पास मतलब सब्सिडियरी कंपनी के पास एस लिमिटेड के पास 75,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है, जिसमें से 5,000 शेयर हम लोगों ने साल भर पहले परचेज किया था बैलेंस शीट के साल भर पहले। तो इसमें हमारा एच लिमिटेड का क्या शेयर होगा, एच लिमिटेड का जो शेयर होगा वो होगा 5,000 शेयर उसने इन्वेस्ट करके रखा है। टोटल नंबर ऑफ शेयर है 7,500, और आप लोग हमेशा कोशिश करिएगा यहाँ पर
फ्रैक्शन में कैलकुलेट करने का, डेसिमल में नहीं। फ्रैक्शन में करने से सुविधा ये है कि आपके पास टोटल डेसिमल वाला चीज नहीं होगा। तो यहाँ पर 2/3 हुआ एच लिमिटेड का शेयर, और एच लिमिटेड के पास अपने ही कंपनी में 5000 शेयर को छोड़कर बाकी का 2500 शेयर बचा है। टोटल नंबर ऑफ शेयर है 7500, और ये शेयर जो हो गया ये भी फ्रैक्शन में हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1/3, डेसिमल में नहीं करेंगे, इनटू 100 भी कर सकते हो, लेकिन वैसे करने से हमारे को थोड़ा सा कैलकुलेशन दिक्कत हो सकता है राउंड ऑफ करने में। तो यहाँ पर एच लिमिटेड जो है 5000 शेयर एच लिमिटेड ले रखा है एच लिमिटेड के बुक में, तो वो 5000 शेयर है, टोटल नंबर ऑफ शेयर 7500 है, तो इसका एच लिमिटेड के बुक में 2/3 शेयर हुआ और एच लिमिटेड का 1/3 शेयर हुआ। यही हर चीज को बंटवारा करने के लिए हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये शेयर हम लोग को कैलकुलेट कर लेना होगा, और ये शेयर कैलकुलेट करने के बाद हम लोग वो स्टेटमेंट बनाएंगे। ये स्टेटमेंट आप देखो, स्टेटमेंट है कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, particulars के बाद डिटेल्स। ये है आपका एच लिमिटेड और ये है आपका एस लिमिटेड। एच लिमिटेड का जो शेयर है वो 2/3 है और एस लिमिटेड का शेयर है 1/3। ये हम लोग लिख लेंगे। नहीं हो लेके पिछुआ लेके बस आपके पॉज लिख के वीडियो बात कीजिए। ओके, पर्टिकुलर्स है, डिटेल है, एच लिमिटेड और एस लिमिटेड है। यहां पर हम लोगों का जो उसकी कंपनी में होगा वो दो तरीके का प्रॉफिट होता है। पहला प्रॉफिट को हम लोग कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट और दूसरे प्रॉफिट को हम लोग कहते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। और मतलब हुआ कि शेयर खरीदने, जब उसके कंपनी में आपने शेयर परचेज किया है तो उसका रिजर्व एंड सरप्लस पे भी आपका हक है, उसके प्रॉफिट पे भी आपका हक है। शेयर खरीदने के पहले का प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं, जो बैलेंस शीट के जिस दिन आपने परचेज किया उस दिन आपको रिजर्व दिया गया है, उस दिन आपके पास पीएल दिया गया है, उस प्रॉफिट को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। और शेयर खरीदने के बाद का जो प्रॉफिट होगा जो आपके बैलेंस शीट में मौजूद है, वो जितना डिफरेंस वो आप साल भर में कमाए उसको हम लोग कहते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट, मतलब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का कहानी एक ऐसा ही है। समझ लीजिए कि मैंने एक जमीन खरीदा विथ सम ट्रीज, कुछ पेड़ पौधे उसमें ऑलरेडी उगे हुए थे। मैंने वो जमीन खरीदा, अपना पैसा इन्वेस्ट करके मैंने वो जमीन खरीदा है, और जमीन पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो पेड़ पौधे अचानक नहीं उग गए, उस बेचारे ने उगा कर रखे थे। अब तक वो बोला कि आपको पेड़ के साथ ही हम बेचेंगे, आप पेड़ के साथ ही हम खरीद लिए। अब जो वो पेड़ का कटाई किए, उसमें जो फल है, उसमें जो भी लकड़ी है, ये सारा जो है इनकम वो मेरा ही हुआ। ठीक है, ऐसा ही आपका होता है कि वो बेचारा अपना शेयर्स में इतने एसेट्स लायबिलिटी सब कुछ बढ़ा के रखा, जो प्रॉफिट रखा है उसमें उसने क्या किया कि उसमें अपना 2/3 हिस्सा एच लिमिटेड को दे दिया, क्योंकि आपने उसके 2/3 शेयर को परचेज कर लिया है। ठीक उसी तरह से परचेज करने के पहले का प्रॉफिट जो आपके नीचे इंफॉर्मेशन में दिए रहते हैं, जनरल रिजर्व, देखिए इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व का पार्ट है वो आपका है 33,000 और प्रॉफिट एंड लॉस का जो पार्ट है वो है 4,500 रेस्पेक्टिवली। ये दोनों प्रॉफिट ऑलरेडी आपके बैलेंस शीट में नीचे इंफॉर्मेशन में दिए हैं। इस प्रॉफिट को हम लोग कहेंगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, जिसका बंटवारा किया जाएगा आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एंड एडजस्टमेंट्स।
और बैलेंस शीट में जो पीएल और स्टेटमेंट ऑफ पीएल और जो जनरल रिजर्व का पार्ट है वो डिफरेंस हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे, लिखेंगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, जिसको हम लोग कैपिटल प्रॉफिट भी कहते हैं, और इसको हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसको हम लोग कैपिटल प्रॉफिट भी करते हैं और इसको हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। और इसमें हम लोग सबसे पहले यहां पर लिखेंगे जनरल रिजर्व, इसको हम लोग कहेंगे जनरल रिजर्व, जिसमें जनरल रिजर्व देखिए आपके पास कितने के बैलेंस है जनरल रिजर्व में, वो जनरल रिजर्व आपके पास, ये जनरल रिजर्व आपके पास है, बैलेंस शीट का जो डेट है वो देखिए बैलेंस शीट का डेट है 31 मार्च 2015 और जनरल रिजर्व का जो बैलेंस है वो है डेट, ओपनिंग डेट है 1/4/14 को, ये 1/4/14 को बैलेंस जो दिया हुआ है जनरल रिजर्व का वो बैलेंस है कितना 33,000। ये 33,000 का जनरल रिजर्व का बैलेंस है। इसमें यहां पर कंपनी ने ये लिखा है, पॉइंट नंबर सी को थोड़ा देखेंगे, इन जून 2014 एस लिमिटेड पेड, एस लिमिटेड मतलब सब्सिडियरी पेड किया है 14% इन रेस्पेक्ट ऑफ 2013-14, मतलब हुआ ये लास्ट ईयर का जो डिविडेंड पेड किया है कंपनी, ये डिविडेंड को पेड करेगा जनरल रिजर्व से। जनरल रिजर्व आप पीएल कितना था, प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है जनरल रिजर्व कितना था, जनरल रिजर्व का बैलेंस 9,000, ये 9,000 को 9,000 ही रहने दीजिए। इसके बाद हम लोग पीएल का बैलेंस यहां पर पकड़ेंगे, पीएल का बैलेंस है 1/4/2014 और ये कितना है 33,000। अब इसमें से कंपनी अपने पिछले साल का डिविडेंड पेड करेगा, पिछले साल का डिविडेंड पेड करेगा, वो डिविडेंड पिछले साल का पेड करेगा तो 75,000 का 12% हम लोग पिछले साल का डिविडेंड पेड करेगा, तो इसमें से लेस कर देते हैं डिविडेंड पेड फॉर 2014 ये डिविडेंड कैसे पेड किया, इसके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर है 75,000, इस 75,000 में से 12% ये अपना डिविडेंड पेड करेगा अपने शेयर होल्डर को, ये आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट होगा, आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। तो 75,000 में से 12% का डिविडेंड पेड किया, कितना हुआ कैलकुलेशन करके 9,000, ये 9,000 ये डिविडेंड पेड किया है, 33,000 में से 9,000 माइनस करके 24,000 बाहर गया। एक बार फिर से हम जनरल रिजर्व का चेक कर ले बैलेंस, जनरल रिजर्व का बैलेंस है 4,500, सॉरी ये 4,500 बैलेंस था जनरल रिजर्व का, उसमें से हम लोग बोनस शेयर वगैरह देते हैं, यहाँ पर बोनस शेयर नहीं है इसलिए जनरल रिजर्व को हम लोग छुए भी नहीं। इसके बाद हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल में 33,000 का जो बैलेंस था, इस 33,000 के बैलेंस में से वो पिछले साल का डिविडेंड पेड करेगा और वो अपने ही शेयर होल्डर्स को पेड करेगा। तो 75,000 उसके पास टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स है, उसका 12% वो डिविडेंड पेड करेगा तो 9,000 हुआ और ये सब मिलाकर कितना हुआ 27,500। अब इस 27,500 के प्रॉफिट को 28,500 के प्रॉफिट को हम लोग कहते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और इसको इकट्ठे हम लोग इन दोनों में बांट देते हैं। वो रेशियो होगा 2/3 और 1/3 में, जरा बांट कर बताना। 19,000, हाँ 19,000 और 9,500 ये हो गया आपका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। मतलब हुआ कि शेयर परचेज करने के प्रॉफिट, शेयर परचेज करने के पहले के जो प्रॉफिट हैं वो दो तरह के प्रॉफिट होते हैं, पहला जनरल रिजर्व और दूसरा पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट हम लोग नेट बैलेंस हम लोग यहाँ पे करेंगे और नेट बैलेंस हमारा डिविडेंड देने के बाद ही होता है। तो डिविडेंड हम कितना दिए, डिविडेंड 33,000 था, इसमें डिविडेंड हम पिछले साल का पेड कर दिए 24,000 और 4,500, ये दोनों का बंटवारा हमारा हो गया। ये है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मतलब कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट के बाद
इस स्टेटमेंट को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और अब हम लोग करेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट, मतलब हो गया पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। थोड़ा अच्छा लगता है ये लिखने पे, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। आप इसको रेवेन्यू प्रॉफिट भी लिख सकते हो। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहां पर बैलेंस शीट के जनरल रिजर्व को शो करेंगे। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व कितने दिखाई दे रहा है, वो भी किस लिमिटेड का, सन लिमिटेड का। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व कितना दिखाई दे रहा है, नीचे देखो सन लिमिटेड का जनरल रिजर्व 6500 शो कर रहा है। और ये 6500 पहले यहाँ पे जनरल रिजर्व लिख देते हैं, 6500 आपके क्लोजिंग डेट में है और ओपनिंग डेट में 4500 है। 4500 है, आई थिंक 4500 है। तो साल भर में जनरल रिजर्व में जो ट्रांसफर हुआ वो आपका पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व हुआ। और ये जनरल रिजर्व का जो हिस्सा है ये अलग अलग बांटते हैं जब तक ये प्लस में रहेगा। याद रखें, जब तक ये प्लस में रहेगा इसको अलग अलग बांटेंगे। माइनस होगा तो पीएल के साथ एडजस्ट हो जाएगा। अगर प्लस में है तो इसको अलग अलग बांटेंगे, 2/3 और 1/3 में बांटेंगे, 1 3 3 3 6 6 7, यही अलग। इसके बाद हम लोग पीएल के बैलेंस को देखेंगे। पीएल मतलब प्रॉफिट, पीएल का क्रेडिट है और ये प्रॉफिट हम लोग बैलेंस शीट के डेट में देखेंगे। बैलेंस शीट के डेट में कितना था बताना, पीएल 40,000, कितना था 40,000। और ओपनिंग डेट में कितना था ये हम लोग देख लेंगे। पीएल आपका क्लोजिंग डेट में 40,000 था और ओपनिंग डेट में 24,000 था आफ्टर पेड ऑफ डिविडेंड। आफ्टर पेड ऑफ डिविडेंड ही हमेशा लेंगे, 24,000 है। तो साल भर में पीएल में कितना ट्रांसफर हुआ, साल भर में पीएल में ट्रांसफर हुआ कितना, 16,000। और 16,000 में कोई पोस्ट एक्विजिशन का एडजस्टमेंट था नहीं, तो हम लोग 16,000 को 2/3 और 1/3 में बांट लेंगे। जरा बताना, 10667 और गया 5333। तो ये हो गया आपका पोस्ट एक्विजिशन का जनरल रिजर्व बांट देना और पोस्ट एक्विजिशन का पीएल बांट देना। लेकिन यहीं पर आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट खत्म नहीं होता है, अब आपका फाइनल बंटवारा होता है और वो होता है शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल का तीसरे नंबर पॉइंट पे हम लोग शेयर कैपिटल का वैल्यूएशन बांटते हैं। और अब बताइए कि एस लिमिटेड में शेयर कैपिटल कितना का मौजूद था। एस लिमिटेड में शेयर कैपिटल जो था वो टोटल वैल्यू 75,000 का मौजूद था। इस 75,000 में 2/3 हिस्सा किसका हुआ, वो हुआ होल्डिंग कंपनी का, और 1/3 हिस्सा किसका हुआ, वो हुआ सब्सिडियरी कंपनी का। इस तरह से हम लोग पोस्ट एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन और फिर शेयर कैपिटल का डिवीजन कर देंगे, तब जाकर इसका ऑल टुगेदर हम ऐड करके जो पाएंगे वो वैल्यू हम पाएंगे। इसको हम लोग कहेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और यही बैलेंस शीट में हम लोगों को शो करना पड़ेगा लायबिलिटी साइड में, तब जाकर हम उसके सारे एसेट्स को कंबाइन कर सकते हैं और सारे लायबिलिटीज को कंबाइन कर सकते हैं। इसका दूसरा पार्ट होगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कंसोलिडेटेड पीएल एंड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। फर्स्ट केस में हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसका एक झलक देखिए। आप लोग सम को समझने के लिए सामने सम को रखना बहुत जरूरी है। बीकॉम 1993 ये टॉपिक है विदाउट मिड ईयर, और इसमें भी डिविडेंड वाला टॉपिक हम इंक्लूड कर चुके हैं, जिसमें प्री एक्विजिशन डिविडेंड और प्रोपोज डिविडेंड दोनों आपके मौजूद हैं। तो इससे हम काफी चीज कवर कर पाएंगे और हम लोग वैसे ही सम को कवर कर रहे हैं जिससे जैसे हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो ये रहा आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने का एक कैलकुलेशंस। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है आपके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। कितना बजे है आज क्लास? लाल का सेव नहीं, पर इस बार सेव नहीं कर सकते, उसको भी देख के एडिट कर देंगे।